हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट वर्ल्ड नॉलेज। कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी आपको भारत के इतिहास, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कहीं भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें हिस्ट्री जो होती है वो आती ही आती है, कंपलसरी है हर एग्ज़ाम, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आज उसकी जो हिस्ट्री है, जो मेन चीज़ें हैं, उसके बारे में आज पूरा आपको बताऊंगी कि भारत का इतिहास क्या रहा, कैसे रहा, क्या रहा। वीडियो लॉन्ग होगी, लेंथी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ बने रहे और ध्यान से सुने। ईज़िली बताऊंगी कि सुनने से बहुत जल्दी दिमाग में आ जाता है। अगर आप सुन भी लो ना, तब भी आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें, बातें मेरी रह भी सकती हैं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है सबसे पहले प्राचीन भारत कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताऊँगी, जो इम्पोर्टेंट जो मैंने भी पढ़ के जो रीड किया है उसको मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे इसमें कुछ बताना चाहिए, इसमें वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी ये मैंने पढ़ लिया है पहले, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट छाट के मैं वो बता दूँगी। ठीक है, अभी कह रहे हैं भारत के इतिहास के स्रोत क्या है। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ और विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब जब भारत के इतिहास के बारे में हमें जानना है, यानी कि उसकी हमें कैसे जान सकते हैं, तो कैसे जान सकते हैं? धर्म ग्रंथ से, यानी कि जो पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराने टाइम में जो बुक लगते थे, हम कई जिसे ग्रंथ कहते हैं, यानी कि धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, तब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, यानी कि कुछ साक्ष्य मिलते हैं उनसे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर चाणक्य द्वारा एक बुक है अर्थशास्त्र, अगर उसे हम उस बुक का अध्ययन कर लेंगे तो हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिल सकती है। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत का प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको लिए कि चाणक्य द्वारा रचित नामक पुस्तक का नाम बताइए, तो कौन सी होगी? हमारे अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी होगी? हमारे अर्थशास्त्र। और इसमें किसका विवरण है? मौर्यकालीन इतिहास का विवरण है। पहले तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलहड़ द्वारा रचित तारंगणी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। यानी भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? हमारी राजतरंगिणी, जिसके रचयिता कौन थे? कलहड़ द्वारा ये रचित करी गई थी राजतरंगिणी, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक है ये। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गए हमारे, 3 ही निकल गया कि भारत की प्रथम पुस्तक थी राजतरंगिणी और कलहड़ द्वारा की गई थी। वो कौन थी? राजतरंगिणी नामक पुस्तक थी। ठीक है, इसे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण को की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से भी प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यानी कि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत तथा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसमें भी क्वेश्चन निकल गया कि प्रथम पुस्तक जिसमें संस्कृत और व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, जिसमें भारतीय इतिहास से सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है? कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। और इसको किसने लिखा था? पाणिनि द्वारा रचित की गई है। इससे क्वेश्चन निकल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विदेशी लेखकों में मैक्सस्थनीज, टॉलमी, फाहान, हैंसोंग और इत्सिंग अलवरूनी, तारानाथ, मार्कोपोली इत्यादि की पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के विवरण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारे पॉइंट, मैक्सस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सस्थनीज कौन था? तो मैक्सस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये वही था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था मौर्य शासन में। वो सेल्यूकस निकेटर ही था जिसने
भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल गया हमारा कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? सेल्यूकस निकेटर ने किया था और मौर्य वंश के शासन में किया था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मैग्स्थनीज, जो चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। मैग्स्थनीज के द्वारा रचित पुस्तिका हमारी इंडिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। एक फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले चीनी यात्री फाहान द्वारा लिखे गए विवरणों से गुप्तकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री हैंसोंग द्वारा लिखे भ्रमण वृत्तांत यूकी से 6ठी सदी के भारतीय समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इत्सिंग नामक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। किसने? इत्सिंग नामक चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग नामक चीनी यात्री कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। क्वेश्चन मिल गया हमें कि इत्सिंग नामक चीनी यात्री कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, जिसने अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। फिर है महमूद गजनवी। बहुत सुना आप होगा अपने नाम। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी के साथ 2री शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले लेखक अल-बरूनी ने अपना विवरण तहकीक-ए-हिंद किया। किताबुल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। जो मेन बता रहा है मैं उस पर ध्यान से जोर दे रही हूँ, तो आप ध्यान अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ। ठीक है, तारानाथ एवं तिब्बती लेखक थे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक। तारानाथ कैसे लेखक थे? तिब्बती लेखक थे, जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तकों से में भारतीय इतिहास का वर्णन किया। तारानाथ कौन थे? एक तिब्बती लेखक थे, जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तकों को भारतीय इतिहास में वर्णन किया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, अवशेष इत्यादि से भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। ये तो भारत के इतिहास के स्रोत कौन से थे, तो ये बता सकते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत ये थे हमारे। अब आता है हमारा प्राचीन। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनेगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्या जो भागवत आजकल हमारे आज के टाइम में भी हमारे यहाँ पे चलती है, लेकिन तो उस भागवत धर्म विकसित होने कब हुआ था, उसका प्रमाण कब हुआ मिला था, कहाँ से मिला था हमें? यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गैटावश के साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य के काशापड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख इत्यादि ऐतिहासिक जानकारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये तो थे हमारे इतिहास के स्रोत। अब आता है हमारा काल। सबसे पहला काल हमारा कौन सा था? पाषाण काल चला था। सबसे पहले हमारा काल कौन सा चला? पाषाण काल चला था, जिसमें पाषाण काल जो था उसे हमने 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण काल को क्या है हमारा 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला है हमारा पुराषाण काल, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल तथा थर्ड था हमारा नव पाषाण काल। कितने हो गए? 3।
पुरासार काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। ध्यान रखना, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला काल है पाषाण काल, जिसे 3 भागों में बांटा गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी बीच का, और नया जो लास्ट वाला है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का प्रमुख आधार शिकार था। मतलब सबसे पहला जब मनुष्य था वो क्या करता था, मुख्य आधार क्या था, जीवन जीने का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता था। और इस आधुनिक मानव को क्या कहते थे, होमो सैपियन भी कहा जाता था। क्या कहता था, इस आधुनिक मानव को होमो सैपियन भी कहा जाता। पुरासार काल में जो मानव था वो मुख्य रूप से अपनी जीविका के लिए किसके ऊपर निर्भर था, शिकार के ऊपर निर्भर था। और इस मानव को क्या कहते थे, होमो सैपियन कहते थे। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू पशु, देखो जो पुरासार काल यानी कि पहला काल था, उसमें क्या जानकारी मिली, उसमें मनुष्य के क्या था, जीवन जीने का मुख्य आधार शिकार था, और इन्हें होमो सैपियन कहते थे। और फिर आया हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में क्या किया था, मध्य पाषाण में काल में उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले उनका पालतू पशु था हमारा कुत्ता। सबसे पहला पशु था, पालतू पशु था कुत्ता, जिसे उन्होंने मध्य पाषाण काल में पालना स्टार्ट किया। और आगे की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल में ही थी। लेकिन क्या था, जो आगे की जानकारी थी वो मानव को कब मिली थी, पुरा पाषाण काल में ही मिली थी। यानी कि सबसे पहला काल जो था उसी में ही उन्हें आगे की जानकारी मिल गई थी। किंतु इसका प्रयोग जो था वो उन्होंने नव पाषाण काल में किया था। क्या बोला मैंने, पुरा पाषाण यानी काल यानी कि सबसे पहला काल था, उसमें मानव का जीने का मुख्य आधार था, जीविका का मुख्य आधार हमारा शिकार था। उसका आखेटक क्या था, हमारा खाद्य संग्रह, उससे मानव को होमो सैपियन भी कहा जाता था। एंड जो बीच वाला है मध्य पाषाण काल था, उसमें क्या था, पालतू पशु सबसे सर्वप्रथम पशु पालने के लिए मानव ने सोचा, जिसको सर्वप्रथम पशु कुत्ता को पाला था, पालतू पशु कुत्ता बना था। और फिर थर्ड हमारा क्या, नव पाषाण काल, तो उसमें क्या था, आग का प्रयोग किया था। लेकिन आग का प्रयोग जो था वो उनने किया तो नव पाषाण में काल में था, लेकिन उन्हें उसकी जानकारी पूरी पुरा पाषाण काल में ही थी। ठीक है। फिर जो नव पाषाण काल है उसमें क्या करा, मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें उसे सब स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यहाँ से हमारा पॉइंट मिल गया, नोटिस कीजिए। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। फिर भारत में सुव्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। भारत में सुव्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेहरगढ़ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेहरगढ़। नोट कर लीजिए, कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्रारंभ हुआ था, और इसका सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है। और पाषाण काल के तीनों चरणों, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु कौन सी, तांबा थी। सर्वप्रथम जो औजार बनाए थे इन लोगों ने, तो सर्वप्रथम कौन सी धातु थी, तांबा धातु से औजार बने थे। इसका ज्ञान, धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। इस धातु का ज्ञान सर्वप्रथम किसको हुआ था, मनुष्य को ही हुआ था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोली ढेवा इलाहाबाद डैम से पाया गया था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ था। हमारा पाषाण काल चला था। अब नेक्स्ट आता है अब हमारी सभ्यता आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हड़प्पा की सभ्यता कहा जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन मैं इसको आपको जानकारी बताती हूँ। तो जो सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। सभ्यता की खोज किसने की थी,
हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की खुदाई करके किसकी खोज की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत हो जाए। नेतृत्व किसके, मतलब किसकी नेतृत्व में की थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और किसने की थी? इन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। फिर हड़प्पा के बाद किसकी? 1922 में, 1921 में किसकी हुई थी? हड़प्पा की खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और फिर हड़प्पा के पश्चात राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। पहले किसकी हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। फिर 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करके। और 1922 में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। फिर रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटी तथा विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटी तथा विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने का कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। हड़प्पा की खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, ये सभ्यता क्या थी? पहले कांस्ययुगीन सभ्यता थी पहले। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसका टीला जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ से होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। और ये विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती प्रारंभ की थी? कपास की खेती प्रारंभ की थी। कपास के लिए, और जो कि कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और खेती प्रारंभ मेसोपोटामिया में कहाँ गई थी? मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कपास को ही सिंधु कहा जाता है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। यूनानियों ने इसे, जो यूनानी लोग थे इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। मुड़ेगा नहीं क्या ये? अब इसको कैसे करूँ? चलो मैं करना तो है ही। फिर है माप तोल की जो इकाई थी समता 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वाणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों तथा पशु पक्षियों की पूजा की जाती है। इसमें कोई भगवान वगैरह नहीं थे। भगवानों की पूजा हम करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन इस टाइम में क्या था? पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों तथा पशुओं की पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु तथा उसकी पूजा का प्रचलन था। जो कुबड़ वाला सांड था उसकी पूजा का प्रचलन था।
इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले तो मंदिर की पूजा होती ही नहीं थी। मतलब इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहर के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं के लिए प्रवीण थे। मोहरें अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती? सेल खड़ी की बनी होती थी। अब नेक्स्ट आता है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया था। वैदिक काल का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल और सेकंड है हमारा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया, और उत्तर वैदिक काल को इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया था। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास था वो किसे माना? मध्य एशिया को निवास माना गया। किसे? आर्यों का मूल निवास किसे माना गया? मध्य एशिया को। और भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। भारत में जो आर्य लोग थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में बसते थे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। कहाँ के? देखो मैंने किसके बारे में बताया? ये काल चल रहे हैं वैदिक काल। पहले हमने भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में बताया, फिर हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बताया, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उसी की हमने ये बताया कि उसी हड़प्पा की, फिर उसके बाद उसी से हड़प्पा के पश्चात मोहनजोदड़ो नामक स्थान की भी खोज की गई थी। फिर अब बता रही हूँ वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो भारत में और ये बताया मैंने, भारत में आर्य समाज में आर्य लोग सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। कहाँ बसे थे? सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। नेक्स्ट आता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे काल स्टार्ट करते हैं जो ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक क्या है? कादिक काल क्या है? ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक कवि साहित्य को कबीले को जन कहा जाता है। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे और इन्हें कबीले को जन कहा जाता है। कबीले के सरदार का और राजन कहा जाता है, जो शासक होते हैं। कहाँ क्या? अथर्ववेद ये कहाँ पढ़ रही हूँ मैं? अच्छा, फिर सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिसमें प्रधान ग्रामणी होती थी, और इसमें मिलकर ग्राम बनते जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर विश होता था, जिसका प्रधान विशपति होता था। कई विश मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन का, यह इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद में जन का 275 बार, विश्व को 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति एवं विविध राजनीतिक संस्थाएं, परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। समाज में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा था? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हाँ, उत्तर वैदिक काल आ गया। और इसमें क्या था? इसमें जो ऋग्वैदिक काल था उसमें क्या था? ऋग्वेद की जो ऋग्वेद है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो समाज में वर्ण व्यवस्था कर्मवाद थी, ऋग्वेद की 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। सोम आर्य में पेड़ तथा यव में जो मुख्य पदार्थ था। समाज में इस समाज में क्या था? स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह या सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। यानी कि जो ये काल था अच्छा काल था। अब ये है ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वप्रथम महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वप्रथम महत्व किसको दिया जाता था? इंद्र को दिया जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त है। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 250 सूक्त हैं। ठीक है, अब आता है हमारा
उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपद की स्थापना थी। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, फिर है इस काल में राजा का महत्व बड़ा था, उसका पद वंशानुगत हो गया था। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। उसमें क्या था? ऋग वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, पर इसमें क्या है? उत्तर वैदिक काल में जाति पर आधारित है। ठीक है, यही हम इस काल में सर्वप्रथम देवता प्रजापति यानी कि विष्णु और रुद्र को माना गया था। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र को माना गया था, यानी कि शिव को। लोहे का प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। लोहे का प्रयोग कहाँ हुआ? लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरीजेड़ा से मिला था, वहीं हुआ होगा। अब आते हैं हमारे वेद। कितने वेद हैं हमारे? तो जो हमारे वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है? वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, जो पहला वेद या ऋग्वेद है यह प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है हमारा। कौन सा? प्राचीन ऋग्वेद। क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम या पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सर्वप्रथम कई बार होता है कि सर्वप्रथम वेद कौन सा है या प्राचीनतम वेद कौन सा है या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है, जो सर्वप्रथम बना गया था, जो भी है। ठीक है, तो यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पदात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है। फिर आता है सामवेद। सामवेद क्या है? इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवती देवताओं को स्तुति के लिए गाया जाता है। सामवेद कब किया जाता है? देवी देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्वेश्चन बताते जा रही हूँ साथ में। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद तथा गद दोनों में की गई है। ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना पद तथा गद दोनों में की गई है? यजुर्वेद है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोटका आदि का वर्णन है। फिर आता है हमारा उपनिषद। उपनिषद क्या है? ब्रह्मा विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। क्वेश्चन बता रही हूँ, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या को है? मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर आता है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, वेदांग की कितनी संख्या है? 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। फिर आता है स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से के मध्य की गई है। स्मृति यानी कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, और स्मृति को
को क्या कहा जाता है, स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन हमारे कौन कौन से थे? सबसे पहला आंदोलन होता है जैन धर्म। सबसे पहले हमारा कौन सा आया था? जैन धर्म आया था, जिसके जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। क्वेश्चन आ गया हमारा, जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थकार कौन से थे? ऋषभदेव थे। ये इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। नोट कीजिए, जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और इन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार रहे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे लास्ट में यानी कि 24वें तीर्थकर थे। ध्यान से सुनिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, जिन्हें संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। और जो जैन धर्म के लास्ट में सबसे अंतिम तीर्थकार यानी 24वें तीर्थकार कौन थे? गौतम बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी, भूल गई मैं भी, महावीर स्वामी हुआ करते थे। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। अब 24 पे कौन से थे? मैंने बताया महावीर स्वामी। लास्ट पे कौन से थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन से थे? जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे हमारे ऋषभदेव, जो कि जिसके संस्थापक माने गए थे इसके। और जो इसमें कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर रहे। और सबसे लास्ट पे कौन थे? अंतिम कौन से थे? सबसे लास्ट में अंतिम यानी कि महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी के संक्षिप्त परिचय बताती हूँ। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष था 540 ईस्वी पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ यानी कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल था। ये तो ध्यान से ही सुन लेना, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें तो कुछ भी आ सकता है जिसका संक्षिप्त परिचय में से। इनका जन्म का वर्ष, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ग्रहता कब किया, तप स्थल कब किया, केवल लिखा है, निर्वाण क्या, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बता रही मैं, खुद ही बन जाएगा इसमें। जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ। जन्म का वर्ष क्या है? 540 ईस्वी पूर्व हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। गृह त्याग कब हुआ? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तप स्थल कहाँ था? जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने तप स्थप किया था। और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में की थी। और निर्वाण यानी कि 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे। अब देख लीजिए, पहले तीर्थकार कौन थे? वो ऋषभदेव, और जिन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। इसमें कुल कितने तीर्थ कर रहे थे? 24 तीर्थ कर रहे थे। किसमें? जैन धर्म में कुल 24 थे। और पहले कौन हो गए? ऋषभदेव हो गए। 24 पे कौन से हो गए? महावीर स्वामी हो गए। और जो 23वें थे वो हमारे कौन से थे? 23वें हमारे थे पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे। नोट कर लीजिए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म अनिश्वरवादी था। जैन धर्म कैसा था? अनिश्वरवादी था। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बटा गया। कालांतर यानी कि काल में जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बटा गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर में बटा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कैसे थे? वस्त्रों का परित्याग करते थे। और फिर
जो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जो महावीर क्वेश्चन आई है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कब कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। फिर सेकंड आता है हमारा बौद्ध धर्म। सबसे पहला धर्म हमारा कौन सा है? जैन धर्म। फिर सेकंड आया हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म हमारा क्या था? तो बहुत है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जन्म इनका लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म का वर्ष कौन सा? 563 ईस्वी पूर्व। और पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का यशोधरा, पुत्र का राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। तब स्थल उरुवेला था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में की गई थी। और महान परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। मतलब ये हैं दुख समुदाय, दुख विशेष है, तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, संयम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। फिर प्रतीत्य संपुदाम समुत्पादक को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी था। बुद्ध, संघ एवं धम्म ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाएं, उनके चिन्ह प्रतीक देख लीजिए, आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अदिम्य पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, बौद्ध ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अदिम्य पिटक को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन आ गया, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। जैसे हाँ जहाँ टिक लगाती हूँ, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कहीं पर नहीं लगाते तो मुँह से सुन लीजिएगा। ध्यान से पढ़ना तो आपके भी है, मेरे पढ़ाने में कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान से आपको सुनना भी पड़ेगा, रिपीट भी करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेश को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा ने अनुयायियों के बुद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू कर दिया। अब मूर्ति पूजा का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन आया कि मूर्ति पूजा का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहाँ से शुरू हुआ है? बौद्ध धर्म से मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। अब फिर आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य क्या था? ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अब कौन सा? ईसा पूर्व के 16 जनपदों में कौन सा जनपद महाशक्तिशाली था? तो उसका नाम है मगध। मगध है वो सबसे शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। कब? ईसा पूर्व के 16 जनपदों में। प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत का यह विकास का क्षेत्र मगध को दिया जाता है। मगध साम्राज्य, इसका प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मगध से ही हुई थी। और सबसे पहला वंश था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में कहाँ से? 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। पहला, अब ध्यान रखना, इसको गिनते ही जाना। पहला जो है जी, पहला मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक, पहला संस्थापक कौन सा? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन है? बिंबिसार है।
तो उसकी राजधानी ग्रीव्रज थी। उसकी राजधानी कौन सी थी? ग्रीव्रज थी, यानी कि राजगृह। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंड प्रदोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाया। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनो, बिंबिसार के जो पुत्र थे, पहला संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और मगध का साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। फिर क्या हुआ? बिंबिसार के बाद क्या हुआ? अजातशत्रु था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार था। क्वेश्चन में अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है? बिंबिसार। या बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है? अजातशत्रु। जो बिंबिसार था उसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को अपने कब्जे में लेकर बंदी बनाकर अजातशत्रु ने उस पे उनके राज्य पे कब्जा कर लिया। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड होगा। फिर जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथमशूल एवं महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? वो कहाँ हुआ? सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बुद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, अब अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था, जो कि हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। पहला शासक कौन हो गया? पहला शासक था हमारा बिंबिसार। सेकंड हो गया हमारा अजातशत्रु, जो कि उसी का पुत्र था। और फिर थर्ड हो गया जो कि अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयभद्र, यानी कि उदयन, जो कि तीसरा शासक था, जिसने हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन यानी कि उदयभद्र ने की थी। और ये कौन सा शासक था? तीसरा शासक था, महत्वपूर्ण शासक तीसरा था। और उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दी। अब फिर आया शिशुनाग वंश। फिर इस वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश कौन था? क्या था? शिशुनाग वंश हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग के ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। एक हर्यक वंश हर्यक वंश ही बताई थी मैं। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग, हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग थे। शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। जो हर्यक वंश के सेनापति थे, उसी सेनापति ने मगध की सत्ता पर कब्जा करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। चौथा कौन सा आ गया? शिशुनाग आ गया। ठीक है। और इस वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी, जहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इस वंश के शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक यानी काकवर्ण के शासनकाल में मगध की राजधानी को क्या थी? वैशाली थी। क्वेश्चन है कि कालाशोक के शासनकाल में मगध की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी, जहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रथम कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी की गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और द्वितीय कहाँ हुआ? राजधानी वैशाली में। ठीक है। फिर आया तीसरा वंश, आया नंद वंश। अब नंद वंश में क्या हुआ? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। उसे सर्व छत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था। क्यों कहा गया था? कि वो बहुत ही क्रूर राजा था। महापद्म नंद के एक छत्र राज की स्थापना की था, एक राट की उपाधि धारण की। नंद वंश की अंतिम शासक धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने किया था। और किसके शासनकाल में किया था? धनानंद के शासन, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के शासन में किया था। ठीक है। अब सिकंदर का भारतीय अभियान
ये भी सुन लीजिए। सिकंदर जो था, सिकंदर मैसिडोनिया मकदोनिया के छत्र फिलिप का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था। अपने विश्व विजय की योजना, उसने एक योजना बनाई थी कि विश्व पे, पूरे ही विश्व पे विजय पाने की योजना बनाई थी। पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने की योजना बनाई थी। उस पर पूरे विश्व पे विजय पाना चाहता था। तो अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस पुरु ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर का एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? इसमें कौन जीता था? पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या नाम दिया? वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह हाइडे स्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी कहा जा सकता है और हाइडे स्पीच का युद्ध भी, के नाम से भी जाना, दो नाम रखे गए, वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध। बाद में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ और कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई है। ठीक है। फिर है आता है मौर्य समाज। मौर्य समाज हमारे क्या था? मौर्य समाज का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यंक वंश आया था, उसके बाद शिशुनांग वंश आया, फिर आया नंद वंश, फिर आ गया मौर्य समाज, जिसमें मौर्य साम्राज्य के सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त थे, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद के वंश के शासक धनानंद को अपदस्थ कर मौर्य समाज की स्थापना की थी। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में काया क्लेश के रूप द्वारा प्राण त्याग दिए। कब प्राण त्यागे? विद्रबाहु दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में काया क्लेश के द्वारा प्राण त्याग दिए। बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार हुआ था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम नहीं बिंदुसार था, क्या था? सॉरी बिंदुसार इतना ये ध्यान देखिए। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अब बिंदुसार को किसके नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वह आजीवक प्रथम प्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धम्म के लिए विश्वविख्यात है। अब अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया। अशोक ने पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, दूसरे कौन से? बिंदुसार हुए, फिर तीसरे हुए अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक हुआ था। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, उसे जीत लिया था। कलिंग के साथ युद्ध से भारी रक्तपात को देख अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ धम्म नीति का पालन किया था। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त के नाम से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुल वादसूत से ली गई है। किसी लिए? वादसूत से ली गई है। अशोक राहुल वादसूत से ली गई है। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि में हैं।
अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम किसे चला था? अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी फैंथेलेर ने लगाया था तथा इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 बताई गई थी। कौटिल्य यानी कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य यानी कि कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मैथमेटिक्स के इंडिका से मौर्य समाज के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के ज़्यादा कौन थे? कौटिल्य तथा मैथ्स थे। इंडिका को किसने लिखा? मैथमेटिक्स ने लिखा, जो कि सेल्यूकस निकेटर का, तो इसीलिए उसका सिकंदर का वो आता था, दूत हुआ जो भी है, दूत हुआ था। फिर आया मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। अब ये बताऊंगी अगली वीडियो में। मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे की वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। इसी वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी। मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन, भारत के इतिहास की पूरी प्रिपरेशन आपको हो जाए। क्योंकि भारत का इतिहास पूरा आपको हिस्ट्री पूरी बताऊंगी, क्वेश्चन समेत बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, इसके भारत का इतिहास पार्ट 2। ओके, बाय।